वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 163 है। ये टेस्ट सीरीज़ आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थीं। स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की, समावेशी विकास की, आतंकवाद से मुक्ति की। कौन कौन सी चुनौतियां थीं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने। एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की है पहला, लोकतंत्र को कायम रखने की, ठीक है, समावेशी विकास की, आतंकवाद से मुक्ति की। तो सारी की सारी चुनौतियां थीं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समक्ष। डी है इसका आंसर। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने मुख्यतः एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की एवं समावेशी विकास की चुनौतियां थीं। ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गांधी जी की मृत्यु के बाद निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, जब गांधी जी की मृत्यु हो गई, गोडसे ने उनको गोली मार दी, तो पहला है विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा फिर भड़क गई। सांप्रदायिक हिंसा फैलने वाले संगठन और सक्रिय हो गए। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठन जो है और अधिक सक्रिय हो गए। सांप्रदायिक माहौल का जोर लोगों में और बढ़ गया। कौन कौन सी घटनाएं सत्य हैं गांधी जी की मृत्यु के पश्चात जो घटनाएं हुई, इनमें से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इनमें से कोई भी घटना गांधी जी की मृत्यु के बाद नहीं हुई। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। देखिए, गांधी जी की मृत्यु के पश्चात देश के सांप्रदायिक माहौल पर जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गई। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों पर पाबंदी लगा दी। सांप्रदायिक रणनीति का जोर भी लोगों में घटने लगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो 3 स्टेटमेंट है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उन्हीं के अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। ठीक है, राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उन्हीं के अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। बिल्कुल ऐसा ही था, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे और राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उन्हीं के अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में जो है रजवाड़े कायम थे और प्रत्येक 4 में से किसी न किसी रजवाड़ी की प्रजा थी। तो दिए गए तीनों के तीनों विकल्प सत्य हैं। डी है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 स्टेटमेंट वाला एक और सवाल है। सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद इसी कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया। ठीक है, यही कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में स्वीकारती है राज्यों का भाषाई आधार पर गठन और 1947 के बाद उसी को जो है नकार देती है। और केंद्र सरकार ने 1966 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। ये तो अपने आप में ही एक प्रश्न है कि कौन सी सन है वो। तो 1953 है, 1953 है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जहाँ थर्ड है उसको कर दीजिए एलिमिनेट। तो इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा। तो यानी 1 और 2 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अनेक कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाकों के आधार पर बनाया गया था।
लेकिन 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया और उस समय नेताओं का मानना था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान हट सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों के चपेट में है। गांधी जी भी इसके खिलाफ थे। किसके? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इसके खिलाफ थे, वो समर्थन में नहीं थे। केंद्र सरकार ने 1953 में कब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। के.एम. पणिकर, H.N. कुंजरू इसके सदस्य थे। ठीक है, इस लाइन में इस छोटे से पैरे में 2 से 3 प्रश्न हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया। अध्यक्ष कौन था? फजल अली थे। कौन कौन सदस्य थे? के.एम. पणिकर, H.N. कुंजरू। देखिए, इस आयोग का जो काम था वो राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था और इस आयोग ने स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में यानी 3 साल के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1953 होना चाहिए, ना कि 1966। क्वेश्चन नंबर 5 है, वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित है वो। वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंपॉर्टेंट है दूसरी वाली लाइन। और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड 3D है इसका आंसर। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे। इन्होंने देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। पोट्टी श्रीरामुलु के संबंध में 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, वह एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे और नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। वह मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? पोट्टी श्रीरामुलु से रिलेटेड। गांधीवादी कार्यकर्ता थे, नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी, मद्रास प्रांत में मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी है। देखिए, पोट्टी श्रीरामुलु गांधीवादी कार्यकर्ता थे। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 1946 में मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे ये। और 19 अक्टूबर 1952 में वे आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य गठन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे और इसी दौरान 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान को अंगीकार यानी एडॉप्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। संविधान हमें सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतंत्र साधन प्रदान करता है। बिल्कुल, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, संविधान को अंगीकार यानी अडॉप्शन करने का एक प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। संविधान हमें सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतंत्र साधन प्रदान करता है। संविधान औपनिवेशिक दास्ता में रह रहे लोगों के लिए राजनीतिक आत्मनिर्णय की उद्घोषणा है और संविधान कमज़ोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। संविधान ही परंपरागत सत्ता से दूर रह रहे लोगों का सशक्तिकरण करता है। इसका निर्माण, किसका निर्माण? संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने तथा स्वतंत्रता, समानता और न्याय के नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान के डैश और डैश में संसद और राज्य विधानमंडलों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान में क्या क्या आएगा? अनुसूचित जाति अनुच्छेद 330, अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 332। ठीक है, संसद और राज्य के विधानमंडलों में आरक्षण का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 330 और 332 SC समुदाय, ST समुदाय, संसद में और राज्य के विधानमंडलों में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन हैं यहाँ पर।
संघवाद यानी फेडरलिज्म एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। बिल्कुल, प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट और पहला वाला भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, संघवाद यानी फेडरलिज्म एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है और प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है। लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई मराठी या गुजराती हो सकता है और साथ ही साथ भारतीय भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है? भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो संघ सूची का विषय युद्ध और शांति है। वीमा संघ सूची का विषय जनगणना संघ सूची का विषय। ये पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो भूमि नहीं है, क्योंकि भूमि जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, भूमि राज्य सूची का विषय, अन्य सभी संघ सूची के विषय। कुछ संघ सूची के विषय बड़े इंपॉर्टेंट है जिनसे प्रश्न हर बार बनते हैं, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय संस्थान, रेलवे हो गया, पोस्ट और टेलीग्राफ हो गया, नागरिकता हो गई, नेविगेशन और शिपिंग हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य हो गया, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, जनगणना हो गई, चुनाव हो गया, उच्च शिक्षा के संस्थान, बंदरगाह यानी पोर्ट और अन्य भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं में से एक से बनेंगे या एक से अधिक से। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? तो ऊपर देखा हमने जो पोर्ट बंदरगाह है वो संघ सूची का विषय है, बी है इसका आंसर। देखिए, बंदरगाह संघ सूची का विषय है, बाकी सारे के सारे राज्य सूची के विषय हैं, जैसे कि वाणिज्य व्यापार राज्य सूची का विषय, पुलिस राज्य सूची का विषय, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संवर्ती सूची में शामिल हैं? देखिए, परमाणु ऊर्जा तो था ऊपर संघ सूची का विषय, नागरिकता भी संघ सूची का विषय, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। मजदूर संघ संवर्ती सूची का विषय, वन संवर्ती सूची का विषय, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय। तो दूसरा, चौथा, पांचवा पकड़ लो, ए है इसका आंसर। तो मजदूर संघ, वन और शिक्षा ये संवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा, नागरिकता ये संघ सूची के विषय हो गए, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है, यानी संसद बनाती है। तो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है इसमें साइबर कानून, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल विषय है। शराब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए ये राज्य सूची का विषय है। विदेशी व्यापार की बात करें तो संघ सूची का विषय, और मुद्रा भी जो है वो संघ सूची का विषय है। नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो रेलवे तो संघ सूची में शामिल है, मुद्रा भी संघ सूची में शामिल है, ऊपर देखा हमने। डाक और तार यानी टेलीग्राफ ये भी संघ सूची में शामिल है। परमाणु ऊर्जा ये भी तो संघ सूची में शामिल है। तो सारे के सारे संघ सूची में शामिल हो गए तो अब इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी आंसर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे विषय संघ सूची में शामिल है, वो नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें सशक्त केंद्रीय सरकार, एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था होनी चाहिए, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, नियोजनकारी शक्तियां, आपातकालीन प्रावधान, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण। सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सभी कारक हैं। ठीक है, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होना चाहिए। आपातकालीन प्रावधान, क्योंकि आपातकालीन प्रावधान में सेंट्रल जो है मजबूत हो जाती है। नियोजनकारी शक्तियां, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, इसमें क्या होगा, राज्य में राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का ही तो प्रतिनिधि है, तो उसी के नाम से जो है सारी वहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं। एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था, तो सारे के सारे हैं ये एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था, यानी शक्ति सेंट्रल के हाथ में, तो डी है इसका आंसर। नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन आए? राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुई, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट के फलस्वरूप ये सभी हुआ। राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुई, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। तो सी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप दिए गए सभी परिवर्तन दृष्टिगत हुए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, राज्य को? संसद राज्य दोनों, किसी को नहीं। तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाता है संसद, यानी केंद्र बनाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है और इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यह प्रावधान भारत के संविधान में कनाडा से ग्रहण किया गया है और भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो विषय हैं उनको 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा और संवर्ती सूची पर केंद्र भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियाँ उस पर केंद्र बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 18वां प्रश्न, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही सम्मिलित नहीं है? बहुत पूछते हैं एग्जाम में। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, झारखंड। गुजरात, महाराष्ट्र तो 1960 में आए, सही है दोनों की दोनों, ठीक है। पंजाब 1966 में, साथ ही हरियाणा भी 1966 में। झारखंड सन 2000 का है, 2002 का नहीं है। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये 3 नए राज्य बनाए गए पहले से मौजूद राज्यों से, ठीक है। सिक्किम 1975 का, 1974 का नहीं है, तो नहीं पूछ रहा। चौथा पांचवा लगा दीजिए, किसमें है चौथा पांचवा? ये है इसका आंसर। देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र का गठन साथ साथ में, यानी 1960 में। पंजाब के साथ हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 का, झारखंड है 15 नवंबर सन 2000 का। देखिए, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से निकलता है उत्तराखंड, ठीक है। झारखंड से निकलता है, बिहार से निकलता है झारखंड और मध्य प्रदेश से निकलता है छत्तीसगढ़। 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से निकलता है छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से निकलता है उत्तराखंड और अंत में तीसरे स्थान पर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से निकलता है झारखंड। ये तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सकता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर, ऐसा कर सकता है, ठीक है। 356 राष्ट्रपति शासन। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल या उद्देशिका शुरू होती है हम भारतीयों से, हम भारत की जनता से, हम भारतीय नागरिकों से या हम भारत के लोग से? अभी तक संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन था वो। हम भारत के लोग से शुरू होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका। देखिए, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका हम भारत के लोग से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में या उद्देशिका में, या इंग्लिश में प्रियम्बल बोल लो, संशोधन किया गया जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी लिखा था कहीं कहीं, और अखंडता। और अब तक प्रस्तावना में 1 ही बार संशोधन हुआ है, ठीक है। तो सब प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन से संविधान से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन से। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। कब हुआ है? 1976 में। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसको याद रखिएगा। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और हम भारत के लोग से शुरू होती है। तो 20 प्रश्न ये पॉलिटी और 3-4 प्रश्न इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के थे। इन सब की 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।